नमस्कार। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रोफेसर जया श्रीवास्तव, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ। आज मैं आप सभी के साथ समाजशास्त्र के परिचय विषय पर चर्चा करूंगी। मेरा आज का व्याख्यान खंड 1 एवं खंड 2 की इकाइयों 1, 2 एवं 3 पर केंद्रित होगा, जिसमें हम सभी समाजशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र एवं समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध के बारे में जानेंगे। इसमें विशेषकर समाजशास्त्र का मानव विज्ञान एवं मनोविज्ञान के साथ संबंध की चर्चा की जाएगी। विद्यार्थियों, मेरे आज के व्याख्यान का उद्देश्य मुख्य रूप से आप सभी को समाजशास्त्रीय ढंग से सोचने से परिचित कराना है। तो इस क्रम में सबसे पहले मैं इकाई 1 पर प्रकाश डालूंगी, जिसका शीर्षक समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान का उद्भव है। विद्यार्थियों, यह इकाई विशेष रूप से आप सभी को समाजशास्त्र का उद्भव, समाजशास्त्र के उद्भव के कारण, सामाजिक संबंधों का उदय, सामाजिक मनोविज्ञान का उद्भव, सामाजिक मानव विज्ञान के विकास के चरण और सामाजिक मानव विज्ञान के प्रणेताओं तथा आधुनिक सामाजिक मानव विज्ञान के उद्भव को समझने में सहायता करेंगे। अब हम समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान के संबंध की चर्चा करेंगे। समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान कई पहलुओं से आपस में गहरा संबंध रखते हैं। वास्तव में सामाजिक मानव विज्ञान समाजशास्त्र का सबसे निकटवर्ती विषय है। कभी-कभी अन्वेषण और पद्धति के कुछ क्षेत्रों में सामाजिक मानव विज्ञान को समाजशास्त्र से पृथक करना बहुत ही कठिन होता है। यहाँ तक कि समाज विज्ञान के अंतर्गत दोनों ही विषय अपेक्षाकृत नवीन हैं। परंतु समानताएं होने के बावजूद भी समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान के उद्भव के विविध ऐतिहासिक आधार हैं। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि सामाजिक मानव विज्ञान समाजशास्त्र से कुछ समय पहले प्रकाश में आया। प्रारंभ में इन दो अनुशासनों के विषयगत मामलों के बीच अंतर करना बहुत कठिन था। सामाजिक मानव विज्ञान का उद्भव या ये कहे जहां तक इस विषय का संबंध है, यह भौतिक मानव विज्ञान सहित एकीकृत मानव विज्ञान से भी ये संबंधित है। तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक मानव विज्ञान का उद्भव बहुत ही जटिल है, जबकि समाजशास्त्र के उद्भव को खोजना अपेक्षाकृत सरल है। दोनों ही अनुशासन कई शताब्दियों पुराने हैं। हालांकि दोनों ही 19वीं शताब्दी में शैक्षिक विषय के रूप में उभरे। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम इन दोनों विषयों के उद्भव के विभिन्न ऐतिहासिक विकास को भी जान सकेंगे। तो सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक विषय के एक रूप में समाजशास्त्र के उद्भव को समझने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक कारकों को समझना अत्यंत ही अनिवार्य है। पश्चिमी यूरोप 18वीं और 19वीं सदी में तीव्र और गंभीर परिवर्तनों का साक्षी रहा है। वैज्ञानिक खोज और वैज्ञानिक पद्धति के संदर्भ में भी पर्याप्त प्रगति हो रही थी। हालांकि प्राकृतिक विज्ञान अभी भी अपनी आरंभिक स्थिति में है, फिर भी भौतिक दुनिया के अध्ययन के लिए व्यवस्थित पद्धति का विकास प्रारंभ हो चुका है और इसने समाज के प्रति हमारी समझ और इसमें व्यक्ति के स्थान के प्रति भी प्रतिमान के परिवर्तन की ओर अग्रसर किया। कॉम्ट और डर्कहाइम जैसे शुरुआती समाजशास्त्रियों के मस्तिष्क पर हावी रहने वाला यह प्रश्न था कि मानव सामाजिक दुनिया के अध्ययन के लिए क्या एक समान वैज्ञानिक और व्यवस्थित दृष्टिकोण लागू किया जा सकता है। तो वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय प्रगतियों ने
पारंपरिक ग्रामीण कृषक समाज को आधुनिक शहरी औद्योगिक समाज में परिवर्तित करने की ओर अग्रसर किया। नए आविष्कारों के उत्पादन का स्तर छोटे घरेलू उद्योगों से बड़े पैमाने के कारखाने जैसे उद्यमों में परिवर्तित हो गया है। तो इस प्रकार के विकास के साथ ही व्यापक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन भी हुए, जिसका गहरा असर प्रमुख राजनीतिक क्रांतियों सहित पश्चिमी यूरोपीय समाजों पर पड़ा। हालांकि ये व्यापक परिवर्तन न केवल औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण के केंद्र रहे, अपितु इन्होंने एक विरोधाभासी स्थिति भी उत्पन्न की। विरोधाभासी इसलिए क्योंकि इसे आशावादी और निराशावादी दोनों ही रूपों में चिन्हित किया गया। भूतपूर्व पारंपरिक समाजों से जीवन के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पहलुओं के परिवर्तन के कारण इसे आशावादी कहा गया, जिसे तर्कसंगत और प्रबुद्ध दर्शन के रूप में देखा गया, विशेष रूप से अंधकार युग में चर्च के शासन के संदर्भ में। फिर भी यह आधुनिक समाज जिसने मानवीय सृजनशीलता और तर्क संगतता को बढ़ावा दिया, वो अव्यवस्था और अराजकता की सतत स्थिति में था, क्योंकि पहले के स्थिर क्रमों को नए द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा था। इस प्रकार समाजशास्त्र 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हो रहे इन बौद्धिक और भौतिक या यूं कहें सामाजिक परिवर्तनों की पृष्ठभूमि में एक विशिष्ट अनुशासन या डिसिप्लिन के रूप में उभरा। अब मैं कुछ एक कारकों की चर्चा करूंगी जिसने समाजशास्त्र को एक शैक्षणिक विषय या एक डिसिप्लिन के रूप में उभरने में योगदान दिया। इसमें पहला है ज्ञानोदय या तर्क का काल, या इसे हम बौद्धिक विकास का काल भी कहते हैं, जो 18वीं शताब्दी में यूरोप में दार्शनिक विचारों में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया और सामाजिक जीवन से संबंधित कई मौजूदा विचारों और मान्यताओं को परास्त किया। और इस अवधि के दौरान विचार की नई धाराओं को भी प्रतिस्थापित किया गया। और इस ज्ञानोदय से, इस काल से फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू और रूसो जुड़े रहे और वे इस दौर के प्रसिद्ध विचारक थे। और यह अवधि सामंती यूरोप के तत्कालीन दर्शनों से अलग एक मौलिक परिवर्तन को चिन्हित करती है। सामाजिक और नैतिक मान्यताओं को अब पवित्र रूप में धर्म या वैधानिक या पुण्य नहीं माना जाता था। ये एक ऐसा समय था जब व्यक्ति विवेकशील और आलोचनात्मक बनता जा रहा था। वो अपने जीवन के और समाज के विभिन्न पहलुओं को वो आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देख रहा था। तो हम शासक के युगों या पुराने पवित्र अधिकार सिद्धांतों को छोड़ दें तो यह वह वक्त था जब कुछ भी पवित्र नहीं माना जाता था। चर्च से लेकर राज्य और राज्य से लेकर शासक के प्राधिकरण तक अब कुछ भी त्रुटि रहित नहीं माना जाता था। तो इस प्रकार के विचारों की जड़ें इस धारणा के रूप में थी कि प्रकृति और समाज दोनों का अध्ययन अनुभव यानी एक्सपीरियंस द्वारा भी किया जा सकता है कि मनुष्य अनिवार्य रूप से तर्क संगत है और इस तरह का समाज तर्क संगत सिद्धांतों पर विनिर्मित होता है, उस पर बनता है। और यह मनुष्य को ये तर्क संगत ज्ञान मनुष्य को उसकी अनंत क्षमताओं का भी एहसास
दिलाता है, जिसे औद्योगिक और वैज्ञानिक क्रांति के रूप में देखा गया था, और जो इस अवधि के दौरान बहुत ही दृढ़ता से भी स्थापित हुआ। और यह काल वस्तुतः फ्रांस और अमेरिकी क्रांति का साक्षी रहा। अब मैं दूसरे कारक की ओर बढ़ती हूँ। ये दूसरा कारक है वैज्ञानिक क्रांति। 14वीं से 16वीं शताब्दी के नवजागरण काल में यूरोप ने वैज्ञानिक क्रांति को उत्पन्न किया, जिसे व्यक्ति और प्रकृति के प्रति एक नए दृष्टिकोण के रूप में चिन्हित किया गया। प्राकृतिक वस्तुएं गहन अवलोकन और प्रयोग का विषय, या यूं कहें चर्चा का विषय बन गई तार्किक रूप से। और इस क्रांति का प्रभाव न केवल भौतिक जीवन को परिवर्तित करने, अपितु प्रकृति और समाज के बारे में लोगों द्वारा रखे जाने वाले विचारों को भी परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण था। कोपरनिकन क्रांति और पिछले भूकेंद्रित सिद्धांत से सूर्य केंद्रित सिद्धांत के प्रति आंदोलन इस वैज्ञानिक क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण विषय थे। और इस काल में जो मुख्य पथ प्रदर्शक वैज्ञानिक थे, उनमें गैलीलियो गैलीली, जोहान्स केपलर और आइजैक न्यूटन प्रमुख थे। इन्होंने इन पथ प्रदर्शक वैज्ञानिकों ने विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति का सूत्रपात किया और वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित समाज के विज्ञान का निर्माण करने की समाजशास्त्रियों की बढ़ती इच्छा को बढ़ावा दिया। इसके अलावा इसी काल में इस समय डार्विन के उद्विकासवादी सिद्धांत इवोल्यूशनरी थियरी ने जन्म आधारित बाइबल के सिद्धांत के प्रति एक कट्टरपंथी आलोचना को भी जन्म दिया। डार्विन के अतिरिक्त हर्बर्ट स्पेंसर भी थे इस काल में, और हर्बर्ट स्पेंसर ने डार्विन से पहले विकास की धारणा का सूत्रपात किया था, और कॉम्ट जैसे फ्रांसीसी दार्शनिकों ने समाज के विकास का वर्णन किया। लेकिन डार्विन ने मानव के जैविक विकास के वैध प्रमाण प्रदान किए, और इन सिद्धांतों ने समाज के विकासवादी सिद्धांत की उन्नति का नेतृत्व किया, जिसमें हम न केवल जैविक अपितु समाजों को भी हम निरंतर निम्न अवस्था से उच्च अवस्था में पनपते और विकसित होते देखते हैं। हम ये देखते हैं कि पहले समाज एक होमोजीनस एंटिटी के रूप में था, जो धीरे धीरे हेट्रोजीनिटी की ओर बढ़ा। और ये वो काल था जब मानव के शरीर का विच्छेदन, जो कि पुनर्जागरण के बाद किया जाना प्रारंभ हुआ था। तो इसी काल में मानव शरीर की कार्यप्रणाली को भी लोगों ने बेहतर ढंग से समझने का प्रयास किया, और इन सभी बातों ने विकल्पों के पुराने विचारों और सुझावों को चुनौती देने में मुख्य भूमिका निभाई। हालांकि इन विकल्पों को केवल तभी स्वीकार किया गया जब इन्हें साबित और बार बार सत्यापित किया जा सके, अन्यथा नए समाधान भी खोजे गए। अतः वैज्ञानिक विधि इस काल में एक अत्यंत ही सटीक और उद्देश्यपूर्ण विधि के रूप में मानी जाने लगी। अब मैं आप सभी को समाजशास्त्र के उद्भव के तीसरे कारक के बारे में बताऊंगी। सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन, और ये कारक है सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन जिसने 19वीं शताब्दी के यूरोपीय समाज को प्रभावित किया। और इन सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों में एक मुख्य परिवर्तन
फ्रांस की क्रांति ले आई। फ्रांस की क्रांति 1798 में हुई थी और फ्रांसीसी क्रांति वस्तुतः स्वतंत्रता, बंधुता और समानता के लिए मानव संघर्ष के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। क्यों निर्णायक मोड़ साबित हुई? क्योंकि फ्रांसीसी राज्य क्रांति ने सामंतवादी युग को समाप्त कर दिया और समाज के एक नए क्रम में पदार्पण किया। और इस क्रांति का एक महत्वपूर्ण योगदान न केवल फ्रांसीसी समाज बल्कि पूरे यूरोपीय समाज में इसके द्वारा लाए गए बहुत ही दूरगामी परिवर्तन थे। यहाँ तक कि अन्य महाद्वीपों में, सुदूर देशों में जैसे भारत आदि देश भी इस क्रांति के दौरान उत्पन्न विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। और इस क्रांति में ही स्वतंत्रता, बंधुता और समानता जैसे विचार का प्रादुर्भाव हुआ। और ये स्वतंत्रता, बंधुता और समानता अब भारत के संविधान की प्रस्तावना का एक हिस्सा है। और मैं ये आप सभी को बताना चाहूंगी कि ये तीन प्रमुख जो विचार हैं, जो हमारे संविधान के आधार हैं, इनकी उत्पत्ति फ्रांसीसी क्रांति के कारण ही हुई। तो 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांस भी अन्य यूरोपीय देशों की तरह कारण और तर्कवाद के युग में प्रवेश कर चुका था। और उस समय कुछ प्रमुख दार्शनिक थे जिनके विचारों ने फ्रांसीसी लोगों को प्रभावित किया। और वस्तुतः वो सारे दार्शनिक तर्कवादी थे जो इस बात पर विश्वास करते थे कि सभी वास्तविक वस्तुएं कारण द्वारा साबित हो सकती हैं। इनमें से कुछ विचारक मॉन्टेस्क्यू, लॉक, वॉल्टेयर और रूसो थे। और इन्होंने ही मुख्य रूप से फ्रांसीसी समाज में विद्यमान, मतलब उस समय फ्रांसीसी समाज में कुछ सामाजिक परिस्थितियां भी थी और इन सामाजिक परिस्थितियों के साथ साथ इन विचारों द्वारा निर्मित जो एक माहौल बना या एक वैचारिकी का जो जन्म हुआ, उसी ने फ्रांसीसी क्रांति का नेतृत्व किया। और इस वैचारिकी के कारण ही उस समय के फ्रांस में निरंकुश जो राजतंत्र था या सामंतवादी जो व्यवस्था थी, उसका अंत हुआ। और इसका एक परिणाम यह हुआ, सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि इसने यानी फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोपीय समाज की राजनीतिक संरचना को पूर्णतः बदल दिया और एक उदार लोकतंत्र के आगमन की घोषणा हुई, एक लिबरल डेमोक्रेसी। और इस तरह से उदार लोकतंत्र के आगमन की घोषणा करके फ्रांसीसी क्रांति ने सामंतवाद के युग को रिप्लेस कर दिया, सामंतवाद के युग को प्रतिस्थापित किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई, उसके द्वारा राजनीतिक क्रांतियों की एक लंबी श्रृंखलाओं का सूत्र, बहुत से राजनीतिक क्रांति उसके बाद एक के बाद एक होते चले गए। और ये सारी क्रांति 19वीं शताब्दी के मध्य तक चले, जो समाज विज्ञान संबंधी सिद्धांतों के निर्माण के उदय में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा तात्कालिक कारक था। और इन क्रांतियों का कुछ समाजों पर बहुत असर पड़ा
और कई सकारात्मक परिवर्तनों का इस क्रांति ने नेतृत्व किया। हालांकि कई प्रारंभिक सिद्धांतकारों का ध्यान जिन बातों ने अपनी ओर आकर्षित किया, हाँ, वे मूल रूप से सकारात्मक परिणाम नहीं थे। वो अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस नहीं थे, अपितु वो इस तरह के कट्टरपंथी परिवर्तनों के नकारात्मक प्रभाव थे। और ये लेखक इन गतिविधियों के परिणाम स्वरूप अराजकता और अव्यवस्था से मुख्य रूप से विक्षुब्ध थे, विशेषकर फ्रांस में, और समाज में व्यवस्था फिर से बहाल करना चाहते थे। तो इस अवधि के कुछ चोटी के विचारक वास्तव में मध्य युग के शांतिपूर्ण और अपेक्षाकृत व्यवस्थित दिनों की वापसी चाहते थे। और ये वो समय था कि अधिक तर्कसंगत विचारकों ने ये स्वीकार किया कि सामाजिक परिवर्तन में इस तरह की वापसी असंभव करती है। अतः उन्होंने समाज में व्यवस्था के नए आधार खोजने का प्रयास किया, जिसमें 18वीं और 19वीं शताब्दी की राजनीतिक क्रांति द्वारा पलट दिया गया। सामाजिक व्यवस्था के मुद्दों में इस प्रकार की रुचि शास्त्रीय समाजशास्त्री सिद्धांतकारों, विशेष रूप से कॉम्ट, डर्कहाइम और पार्सन्स की प्रमुख चिंताओं में से एक थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में एक अन्य विकास हुआ, जिसने समाजशास्त्र के उद्भव को महत्वपूर्ण आकार दिया। और यह जो विकास था, जिसने बिल्कुल एक महत्वपूर्ण मोड़ दे दिया, वो विकास था औद्योगिकीकरण क्रांति, इंडस्ट्रियलाइजेशन। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में प्रारंभ हुआ। और प्रारंभिक जो समाजशास्त्री थे, वो औद्योगिकरण के प्रारंभ होने के साथ ही समाज में जो उस समय घटित हो रहे परिवर्तनों से बहुत ही विक्षुब्ध थे, असंतुष्ट थे और बहुत ही चिंतित थे, बहुत ही कंसर्न थे कि इस अचानक से समाज में बहुत अलग तरह के परिवर्तन होने लगे हैं, जिसने अपने ग्रामीण से शहरी विशाल प्रवास के साथ ही जीवन शैली को भी बदल दिया है। यानी औद्योगिकीकरण के चलते बहुत बड़े पैमाने पर लोगों का गांव से शहरों की ओर माइग्रेशन हुआ, प्रवासन हुआ, जिससे कि गांव की जो सामाजिक संरचना थी और उसकी जो विशेषताएं थी, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए और जिसका प्रभाव हर एक समाज के हर एक व्यक्ति पे पड़ा। और ये जो औद्योगिकीकरण था, ये सिर्फ हमारे पारिवारिक व्यवस्था या ग्रामीण सामाजिक संरचना या शहरी सामाजिक संरचना को ही इसने प्रभावित नहीं किया, बल्कि इसने एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया, और वो परिवर्तन था शोषक वर्ग संरचना को और ज्यादा कठोर बनाया। तो ऐसे सभी विषयों ने, जिसने कार्ल मार्क्स की पूंजीवाद की आलोचना जैसे कई सामाजिक सिद्धांतों के विकास पर मौलिक प्रश्न उठाए गए। तो हम देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति एकमात्र घटना नहीं थी, बल्कि यह अंतर संबंधित विकास की एक समूह से संबंध रखती थी,
जिसने पश्चिमी देशों को एक विशाल कृषक प्रणाली से एक दमनकारी एक्सप्लॉइटेटिव औद्योगिक प्रणाली, दमनकारी औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तित होने का मार्ग प्रशस्त किया। और यह क्रांति इंग्लैंड में लगभग 1760 ईस्वी के आसपास प्रारंभ हुआ और इसने लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन किए। प्रारंभ में औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में और यूरोप के अन्य देशों में फैला। यूरोप में विशेष रूप से इंग्लैंड में नए क्षेत्रों, अन्वेषणों, वाणिज्य और व्यापार की खोज और शहरों का निरंतर विकास माल की मांग में वृद्धि लाया और इस प्रणाली के भीतर कुछ लोगों ने काफी लाभ कमाया, जबकि अधिकांश लोग लंबे समय तक उस समय काम करते थे और बहुत ही कम पैसे के लिए काम करते थे। तो इस तरह से एक दमनकारी औद्योगिक प्रणाली का प्रारंभ हुआ औद्योगिक क्रांति के कारण। और औद्योगिक क्रांति के दौरान नए उपकरण और तकनीकों का आविष्कार किया गया था जो बड़े पैमाने पर माल का उत्पादन कर सकते थे। इसमें कुछ उदाहरण मैं देना चाहूंगी, जैसे जेम्स हारग्रीव्स द्वारा 1767 में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया गया और स्पिनिंग जेनी के आविष्कार से हमने देखा कि उत्पादन की गतिविधियों में अचानक से बहुत तेजी आ गई। इसी तरह से 1769 में आर्कराइट्स वाटर फ्रेम नामक एक और उपकरण का आविष्कार किया जो इतना बड़ा था कि इसे किसी व्यक्ति के घर नहीं रखा जा सकता था और इसे लगाने के लिए एक विशेष इमारत, एक बड़े जगह की जरूरत थी। तो अक्सर ये कहा जाता है कि कारखाना प्रणाली की शुरुआत इसी कारण से हुई और कारखाना प्रणाली या औद्योगिक क्रांति ने अर्थव्यवस्था में उत्पादन की जो सामंतवादी प्रणाली थी उसको पूंजीवादी प्रणाली में परिवर्तित कर दिया। यानी एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ समाज में। एक पुरानी उत्पादन की प्रणाली जो कि अपनी प्रकृति से सामंतवादी थी उसको पूंजीवादी प्रणाली से प्रतिस्थापित कर दिया गया या उसमें परिवर्तन लाया गया। तो इसके उपरांत ऐसा पूंजीवादी प्रणाली जब अस्तित्व में आया तो पूंजीपतियों की एक नई श्रेणी समाज में उभर कर आई और पूंजीपतियों की जो ये श्रेणी थी, उनका जो ये वर्ग था, उसने उत्पादन की इस नई प्रणाली को नियंत्रित किया और इस क्रांति के कारण यानी औद्योगिक क्रांति के कारण समाज में हाथ द्वारा निर्मित वस्तुओं का जो एक पुराना एक तरीका था उसकी जगह मशीन द्वारा निर्मित वस्तुओं के एक नए युग में परिवर्तित हो गया। यानी औद्योगिक क्रांति ने शिल्प पर आधारित जो हमारी जो प्रणाली थी उसको मशीन पर आधारित प्रणाली में परिवर्तित कर दिया और इस बदलाव ने ही औद्योगिक क्रांति के उद्भव का उद्घोष किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में बदलाव के साथ समाज में कई प्रकार के बदलाव हुए और क्योंकि जैसे जैसे पूंजीवाद धीरे धीरे अधिक जटिल होता चला गया, हमने देखा कि समाज में बैंकों, बीमा कंपनियों
और वित्त निगमों का विकास हुआ और इस कारण औद्योगिक श्रमिकों, प्रबंधकों और पूंजीपतियों की एक नई श्रेणी उभरकर सामने आई समाज में। और इसके अतिरिक्त हमने ये भी देखा कि नए औद्योगिक समाज में कृषकों ने अपने जैसे ही अन्य हजारों लोगों के साथ ही स्वयं को कपड़ा मिल में काम करते पाया, या वो जो कृषक थे। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि समाज में औद्योगिक क्रांति के चलते कितना महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। जो कृषक पहले गांव में अपने खेतों में काम करते थे, वो अचानक से अपने आप को एक बड़े मिल में, कपड़े के मिल में, टेक्सटाइल मिल में अपने आप को उन्होंने पाया। और इससे हम देखते हैं कि जो कृषि व्यवस्था थी गांव में, वो भी प्रभावित हुई। और जो कृषक पहले गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में, खुले में और रोशनी से भरपूर वातावरण में कार्य करते थे, वो अब शहरों में धूल और गंदगी में रह रहे हैं। और हमने ये पाया कि इस दौर में उत्पादन में वृद्धि तो हुई मिलों में, लेकिन साथ ही साथ शहरों में जनसंख्या भी अचानक से बढ़ने लगी। और शहरों में मतलब इस तरह से जो आबादी बढ़ने लगी, तो आबादी बढ़ने के साथ साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में प्रवास हुआ और यह प्रवास शहरीकरण को बढ़ावा दिया। और ये वो काल था जब औद्योगिक शहर बहुत ही तेजी से, इंडस्ट्रियल सिटीज बहुत तेजी से बढ़े और उनकी संख्या बढ़ने लगी। इन औद्योगिक शहरों को विशाल सामाजिक आर्थिक असमानताओं के द्वारा भी अंकित किया गया, या यूं कह सकते हैं कि इन जो औद्योगिक शहर थे, इनकी मुख्य विशेषता सामाजिक आर्थिक असमानताएं थी। और ये जो परिवर्तन था उस समय, वो परिवर्तन रूढ़िवादी और कट्टरपंथी दोनों ही विचारकों से संबंधित था। रूढ़िवादी इस बात से डरते थे कि ऐसी परिस्थितियां अराजकता और अव्यवस्था को बढ़ावा दे सकती हैं, जबकि फ्रेडरिक एंगल्स जैसे कट्टरपंथियों को लगा कि श्रमिक वर्ग की क्रांति कारखाने के श्रमिकों द्वारा प्रारंभ की जा सकती है और ये सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देगी। हालांकि इस प्रकार की चिंताएं अगर एक दूसरे से बहुत ही अलग थी, फिर भी उस समय के विचारक, सामाजिक विचारक औद्योगिक क्रांति के संभावित जो कारण थे या औद्योगिक क्रांति के जो प्रभाव थे उससे संबंधित विचारों के बारे में एकजुट थे। उसमें कोई अंतर नहीं था। वे इस बात पर सहमत थे कि एक नए श्रमिक वर्ग का उदय हुआ और ये नए श्रमिक वर्ग का भी अपना एक महत्व है। तो इस प्रकार से औद्योगिक क्रांति के महत्वपूर्ण विषयों जिसने प्रारंभिक समाजशास्त्रियों को चिंतित किया, किस संदर्भ में? श्रमिकों की स्थिति के संदर्भ में, संपत्ति के हस्तांतरण के संदर्भ में, शहरीकरण के संदर्भ में, और अचानक से जो प्रौद्योगिकी आ गई समाज में, जिसने कृषि आधारित व्यवस्था को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया। तो ये सारे कुछ मुख्य मुद्दे थे जिसने प्रारंभिक समाजशास्त्रियों को बहुत ही चिंतित किया। और जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा
कि जिस प्रकार समाजशास्त्र एक विषय के रूप में आकार ले रहा था, उस समय संपूर्ण यूरोप में एक प्रकार की बौद्धिक उत्तेजना या यूं कहें बौद्धिक ज्ञानोदय देखा गया। और यह उल्लेखनीय है कि यह काल बौद्धिक विकास और दार्शनिक विचारों के बदलाव का काल था। समाज में हो रहे परिवर्तनों के बारे में ज्ञानोदय के विचारकों तक जो आम राय पहुंची, इसने समाजशास्त्र के उद्भव में मुख्य बौद्धिक प्रणेता की भूमिका निभाई। और ये जो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसमें भी पहला है इतिहास का दर्शन, जो कि इस तथ्य को मानता है कि समाज चरणों में प्रगति करता है। यानी समाज जो सामाजिक संरचना है वो, ये सामाजिक जो ढांचा है वो चरणों में, स्टेप्स में प्रगति करता है। और इस प्रकार की फिलॉसफी या इस प्रकार के दर्शनों की उपस्थिति के कारण ही समाज को समझने के नियम भी उस समय बहुत ही साइंटिफिक थे, बहुत ही सिस्टमेटिक थे, बहुत ही वैज्ञानिक और व्यवस्थित थे। और ये जो सामाजिक तथ्यों को समझने का जो वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीका था वो मुख्य रूप से प्राकृतिक विज्ञान से लिया गया था। तो पहला तो इतिहास का दर्शन पहला कारण है। और दूसरा कारण है सामाजिक सर्वेक्षण की मात्रात्मक पद्धति के रूप में सामाजिक सर्वेक्षण इस समय एक उपकरण के रूप में माना गया। और इस सामाजिक सर्वेक्षण का उपयोग मुख्य रूप से समाज में विद्यमान सामाजिक समस्याओं को समझने में किया गया। और सामाजिक सर्वेक्षण द्वारा हमने न सिर्फ सामाजिक समस्याओं को समझा बल्कि सामाजिक सुधार के लिए भी समाधान भी प्रस्तुत किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सामाजिक सिद्धांत पर ज्ञान का प्रभाव इतना प्रत्यक्ष और सकारात्मक नहीं था, बल्कि यह अप्रत्यक्ष और नकारात्मक था। और हम ये भी देखते हैं कि इस काल में वास्तव में ज्ञानोदय के प्रति लुइस डी बोनाल्ट और जोसेफ डी मेस्ट्रे जैसे रूढ़िवादी प्रतिक्रियावादियों ने समाजशास्त्र के विकास के लिए उतना ही योगदान किया जितना उन विद्वानों ने किया जो ज्ञानोदय से प्रभावित थे। लुइस डी बोनाल्ट व्यापक और क्रांतिकारी परिवर्तनों से बहुत व्याकुल थे और इन्हीं परिवर्तनों के कारण उन्होंने ये पाया कि जो समाज में एक अत्यधिक ही अव्यक्तिक शहरी नगर जीवन की स्थापना हो गई है। और ये जो अव्यक्तिक शहरी नगरीय जीवन है ये पूरी तरह से किसी भी तरह से सामुदायिक बंधन से विहीन है। और इसी कारण बोनाल्ट ने बीते समय या मध्यकाल की जो शांति, स्थिरता और व्यवस्था थी उसकी वकालत की। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि समाजशास्त्र व्यक्ति की बजाय एक विश्लेषण की इकाई के रूप में समाज पर जोर देता है। अंतर संबंधित और अंतर्निर्भर के रूप में भी
ये भी कहता है कि समाज में की विभिन्न इकाइयां हैं और सारी इकाइयां एक दूसरे से अंतर संबंधित और अंतर निर्भर हैं। और समाजशास्त्र समाज में परम सामंजस्य और स्थिरता पर भी जोर देता है। तो वास्तव में ये कहना उचित होगा कि जब समाजशास्त्र के लक्ष्य रूढ़िवादी विचारों जैसे सामंजस्य, स्थिरता और एकता से प्रभावित हो रहे थे, तो पद्धतियां, जो मेथोडोलॉजी थी, वो ज्ञानोदय के विचारकों से प्रभावित हो रही थी। यानी एक समय में दो तरह की विचारधाराएं, दो प्रतिगामी विचारधाराएं समाज में थी। जो एक तरफ वो तो परंपरागत रूढ़िवादी विचारों जिसमें सामंजस्य, स्थिरता और एकता था, उसकी वकालत कर रही थी, और दूसरे जो दूसरा एक ग्रुप था, दूसरा स्कूल था, वो उसमें मतलब जो समाज में जो पद्धतियां, समाज के अध्ययन में जो पद्धतियां उपयोग में लाई जाती हैं, उससे संबंधित था। और उन्होंने ये महसूस किया कि कोई अतीत में वापस नहीं जा सकता है, परंतु समाज की एक नई सोच, या नई सोच ये कौन सी थी, वैज्ञानिक पद्धति थी। तो समाज का पुनः निर्माण किया जा सकता है वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ज्ञानोदय और रूढ़िवादी विचार समाजशास्त्र के विज्ञान का निर्माण करने के लिए एक साथ आ गए, जुड़ गए, संयुक्त हो गए। इसके अलावा ये बौद्धिक हलचलें जो 18वीं 19वीं शताब्दी के पश्चिमी यूरोप में प्रचलित थी, ये सामाजिक परिवेश से अलग नहीं थी, बल्कि पूरे समाज पे इसका असर पड़ रहा था। अब हम सामाजिक मानव विज्ञान के उद्भव को समझेंगे। जहां तक मानव विज्ञान और उसके शैक्षणिक उपयोगिता का संबंध है, यह प्राकृतिक विज्ञान और मानविकी के एक मिलान बिंदु के रूप में शुरू हुई। सामाजिक मानव विज्ञान का ही एक हिस्सा है, और इसकी उत्पत्ति ऐतिहासिक रूप से मानव विज्ञान के अन्य घटकों के विकास से जुड़ा हुआ है। हम देखें तो पाएंगे कि सामाजिक मानव विज्ञान का उद्भव समाजशास्त्र, दर्शन, जातीय इतिहास या सामाजिक मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र जैसे सामाजिक विज्ञान के अन्य विषयों से बहुत ही निकटता से जुड़ा हुआ है। किंतु यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सामाजिक मानव विज्ञान का सबसे जो निकटतम विषय है वो समाजशास्त्र है। हालांकि मानव विज्ञान के अत्यधिक विस्तृत विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए इस अनुशासन के बौद्धिक विकास और उद्भव का व्यापक रूप से पता लगाना मुश्किल है। समाजशास्त्र की तरह मानव विज्ञान के उद्भव और विकास को पश्चिमी दुनिया में सीधे वैज्ञानिक विकास से जोड़ा जाता है। यदि कोई सदियों पहले मानव विज्ञान शब्द के अस्तित्व को मानता है, तो हम कह सकते हैं कि मानव विज्ञान एक बहुत ही प्राचीन विषय है, बहुत ही पुराना विषय है। और मानव विज्ञान एक शब्द है जिनका प्रयोग प्राचीन यूनानियों ने भी किया था, और उनके लिए एंथ्रोपोलॉजिया 1595 में 1595 में उत्पन्न हुआ था। और इमैनुअल कांत ने भी 1798 में एंथ्रोपोलॉजिया इन प्रैग्मेटिस्चर हिंसिकट नाम की एक पुस्तक भी प्रकाशित की थी। इसके अलावा 15वीं और 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली और स्पेनियों ने अफ्रीका के हिस्सों और नई दुनिया के अपने विजय के इतिहास के बारे में लिखा था। और ये सारी चीजें, ये सब मानव विज्ञान की महत्वपूर्ण शोध सामग्री है।
इसके अलावा यात्रियों और अन्य लोगों के लेखन और विशेष रूप से रूसों का महान असभ्यता के बारे में अटकलें बौद्धिक विचारधारा में परिवर्तन का संकेत देती है। और इस समय हमने देखा है कि मानव विज्ञान के बुनियाद को ग्रीको रोमन पुनर्जागरण काल में भी रेखांकित किया गया है और यह विशेष रूप से हेलिकर्नासस के हेरोडोटस के लेखन से शुरू हुआ। वोगेट के अनुसार हेरोडोटस को नृवंश विज्ञान के पिता के रूप में नहीं तो संभावित अग्रदूत के रूप में जरूर माना गया है और उद्धृत किया गया है। वास्तव में हेरोडोटस को मुख्य रूप से फारसी युद्धों के इतिहास और पश्चिमी एशिया और मिस्र के विभिन्न हिस्सों, काले सागर के उत्तर के तट के सीथियन या यूथियोपियाई और सिंधु घाटी की विस्तृत यात्रा कथाओं के लेखन के लिए याद किया जाता है। उस समय के ग्रीक दार्शनिक विशेष रूप से सुकरात, प्लेटो और अरस्तु थे और इन दार्शनिकों के अध्ययन ने मनुष्य और समाज के अध्ययन पर प्रभाव डाला। बाद में रोमन दार्शनिक सिसरो ने भी मानव समाज को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कई शताब्दियों के अंतराल के बाद, खासकर 16वीं शताब्दी एडी में कुछ दार्शनिकों ने समाज और राज्य के अध्ययन में रुचि लिया और इन कुछ विद्वानों में थॉमस हॉब्स और मैकियावेली को शामिल किया जाता है। और इससे पहले 14वीं शताब्दी एडी में नैतिक ऐतिहासिक दर्शन और सामाजिक प्रतिमान के संरचनात्मक कार्यात्मक विश्लेषण पर इब्न खाल्दून के महत्वपूर्ण योगदान का भी उल्लेख किया जा सकता है। अब मैं समाज विज्ञान एवं सामाजिक मानव विज्ञान के विकास के पहले चरण के बारे में बताऊं। 18वीं शताब्दी तक यूरोप में पुनर्जागरण के अनुभव और प्रभाव के बाद रूसो, विको और मॉन्टेस्क्यू और जॉन लॉक जैसे कई प्रतिष्ठित दार्शनिक हुए जिन्होंने समाज को समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया और उस समय की सामाजिक घटनाओं को श्रेणीबद्ध भी किया। और पूर्व के इन कार्यों ने निश्चित रूप से सामाजिक विज्ञान के विकास और समाजशास्त्र और मानव विज्ञान सहित मानव समाज के विकास के लिए दार्शनिक आधार रखे। पहले के दार्शनिकों और विद्वानों के योगदान ने निश्चित रूप से मानव विज्ञान के उद्भव और विकास में योगदान दिया है। हालांकि उन्हें वास्तव में मानव विज्ञान नहीं कहा जा सकता है। इसको हम और विस्तार में समझें। मानव विज्ञान और समाज विज्ञान का विकास जो पहले के दार्शनिक और ऐतिहासिक अध्ययनों द्वारा प्रारंभ किया गया था, यह मुख्य रूप से 2 चरणों में आया। जो पहला चरण था वो था 1725 से 1840 का चरण, और इस काल में दार्शनिक वैज्ञानिक इतिहास ने मनुष्य, समाज और सभ्यता के अध्ययन को सफलतापूर्वक अलग किया और इसके द्वारा एक सामान्य सामाजिक विज्ञान तैयार किया गया। हालांकि कुछ विचारकों का मानना है, जिसमें होबल प्रमुख हैं, उनका कहना है कि मानव विज्ञान मुख्य रूप से प्राकृतिक विज्ञान से उपजी है और प्राकृतिक विज्ञान परंपरा के एक बड़े परिमाण का वहन करती है, ना कि इतिहास या दर्शन के। तो इसके पहले के संगठन और मानव विज्ञान की प्रकृति की समस्या ऐसी थी कि 19वीं शताब्दी के मध्य में भी इवांस प्रीचर्ड को ब्रिटिश मानव विज्ञान में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। सामाजिक मानव विज्ञान की प्रकृति के बारे में उनका कहना था कि सामाजिक मानव विज्ञान को
प्राकृतिक विज्ञान के रूप में देखने वाले इसे मानविकी में से मानते हैं, और उन लोगों मतलब उनका कहना था कि कुछ लोग इसे मानविकी मानते हैं और कुछ लोग इसे प्राकृतिक विज्ञान के रूप में देखते हैं। तो ये दोनों प्रकार के विचारों का व्यापक अंतर है। और आज जब हम मानव विज्ञान और इतिहास के बीच संबंधों पर चर्चा कर रहे हैं तो हम ये जान लें कि इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा विभाजन है। और मानव विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विकास का जो दूसरा चरण आया, वो दूसरा चरण 1840 से 1890 का समय था। और इस चरण में प्राकृतिक विज्ञान में एक स्थिर संतुलन मॉडल से एक गतिशील मॉडल में परिवर्तन था। और हम देखते हैं कि इसकी पराकाष्ठा थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी और डार्विनियन विकासवादी सिद्धांत के परिचय के साथ आई। और मानव विज्ञान जैसे विविधता वाले क्षेत्र को 1860 के दशक में एक सामान्य मानव विज्ञान विषय में एकीकृत करने का प्रयास किया गया था। और 1870 तक भौतिक मानव विज्ञान, प्रागैतिहासिक और नृवंश विज्ञान को एकीकृत करके मानव विज्ञान का हम कह सकते हैं कि इस काल में एक विशिष्ट चरित्र और उसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर मानव विज्ञान का प्रकट होने लगा 1870 तक। और इस अवधि में मानव विज्ञान के उद्भव को शैक्षणिक विषय में शामिल भी किया गया, और यह भौतिक और जैविक क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धति की जीव के रूप में माना गया। और ये कहा गया है कि वैज्ञानिक पद्धति की उत्प्रेरणा से ही, उसी की प्रेरणा से मानव विज्ञान का उद्भव हुआ। और 19वीं शताब्दी के सारे मानव विज्ञानी ये भी मानते थे कि ये जो मानव विज्ञान है ये सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं को खोजने का सबसे उपयुक्त और सबसे योग्य शास्त्र है। हाँ, तो इसलिए 18वीं शताब्दी के ज्ञान और मानव जाति के सार्वभौमिक इतिहास की दृष्टि के लिए इस ज्ञान को सामाजिक विज्ञान का नाम दिया गया था। हालांकि यह केवल 19वीं शताब्दी में शैक्षणिक विषय के रूप में उभरा, और 18वीं और 19वीं सदी में यूरोप में होने वाले विभिन्न बौद्धिक और सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन अनुशासन के उद्भव का यह महत्वपूर्ण कारक रहा। और कुछ महत्वपूर्ण प्रभावों में यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति भी शामिल है। अब मैं ये चर्चा करना चाहती हूँ कि फॉगट एक समाज विज्ञानी थे, और इन्होंने समाज विज्ञान के उद्भव को, फ्रेड डब्ल्यू बॉगेट ने समाज विज्ञान के उद्भव को सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान के उद्भव के मार्ग के रूप में देखा है। उनका कहना है कि यहाँ एक संदेह हो सकता है कि 18वीं सदी के प्रगतिविदों ने एक नए विषय के लिए नींव रखी, एक सामान्यीकृत सामाजिक विज्ञान के लिए नींव रखी। और यही जो एक 19वीं शताब्दी में जो मानव जाति के प्राकृतिक इतिहास की एक जो सामान्य रूपरेखा तैयार कर ली गई थी, उसी ने मानव विज्ञान के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य किया। और वॉगट ने 18वीं शताब्दी के प्रगतिविदों को मानव विज्ञान के अग्रदूतों के रूप में महानता बताने के साथ विरोध जताते हुए कहा है कि प्रगतिविदों ने खुद ही विशेष तथ्य, प्रागैतिहासिक भौतिक मानव विज्ञान, भाषा विज्ञान और अन्य मानव विज्ञान विशिष्टताओं का
उनका कहना है कि ये जो मानव विज्ञान है वो खुद ही सारे सामाजिक विज्ञानों का नेतृत्व करेगा। अब मैं आप सभी को आधुनिक सामाजिक मानव विज्ञान के उद्भव के बारे में बताऊंगी। आधुनिक सामाजिक मानव विज्ञान का उदय मुख्य रूप से ब्रोनिस्लाव मेलिनोव्स्की और ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन के योगदान के साथ हुआ। मार्सेल मॉस को आमतौर पर फ्रांस में आधुनिक सामाजिक मानव विज्ञान के अग्रणी के रूप में भी माना जाता है। ब्रोनिस्लाव मेलिनोव्स्की एक बहुत ही प्रसिद्ध समाज मानव विज्ञानियों में से एक हैं और वास्तव में उन्हें आमतौर पे आधुनिक सामाजिक मानव विज्ञान के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। आधुनिक सामाजिक मानव विज्ञान में मेलिनोव्स्की का मुख्य योगदान प्रतिभागी विधि या तकनीक के साथ नृवंश विज्ञान विधि का परिचय था और विशेष रूप से पहले के दृष्टिकोण और विकासवादी और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हटकर कार्यात्मकता के सिद्धांत को इन्होंने स्थापित की थी ब्रोनिस्लाव मेलिनोव्स्की ने। इसके अलावा पश्चिमी प्रशांत के एग्रोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, क्राइम एंड कस्टम इन सिविल सोसाइटी, अ साइंटिफिक थियोरी ऑफ कल्चर एंड अदर एसेज इनके महत्वपूर्ण कार्य थे। ब्रोनिस्लाव मेलिनोव्स्की के साथ ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन आधुनिक मानव विज्ञान के संस्थापकों में से एक हैं। वह अपने सैद्धांतिक दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें आमतौर पर संरचनात्मक कार्यात्मकता कहा जाता है। उनका सिद्धांत एमाइल डुर्खेम और उनके नृवंश विज्ञान क्षेत्र के डेटा और अनुभव के विचारों के साथ विकसित किया गया था। द अंडमान आइलैंडर्स, a study in social anthropology और structure and function in primitive society इनके महत्वपूर्ण कार्य हैं। यह विनिमय और सामाजिक संरचना के रूपों के बीच संबंध के तुलनात्मक अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। इस तरह उन्हें फ्रांस में आधुनिक सामाजिक मानव विज्ञान के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक मानव विज्ञान के इन अग्रदूतों के साथ संरचनात्मकता और संरचनात्मक मानव विज्ञान के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए लेवी स्ट्रॉस को सूची में शामिल किया जा सकता है। उन्हें मिथक, संस्कृति, धर्म और सामाजिक संगठन के विषयों पर 19वीं शताब्दी के सबसे प्रतिभाशाली, सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक माना जाता है। The elementary structure of kinship, traits of anthropiques and structural anthropology इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं। ऐसे भी कई मानव विज्ञानी हैं जिन्होंने आधुनिक सामाजिक मानव विज्ञान के विकास में योगदान दिया, किंतु वे या तो बाद में या निचले क्रम में गिने जाते हैं। एक विषय के रूप में मानव विज्ञान या सामाजिक मानव विज्ञान का उदय पेशेवर संघों के गठन के रूप में भी माना जा सकता है। 1837 में गठित एबॉरिजिनिस प्रोटेक्शन सोसाइटी एबॉरिजिनिस प्रोटेक्शन सोसाइटी एक पहला मानव विज्ञान का संगठन था जिसकी स्थापना 1837 में हुई और अमेरिकी मानव विज्ञान संघ की स्थापना 1902 में हुई थी। अमेरिकन एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ साइंस ने 1851 में मानव विज्ञान को मान्यता दी और 1882 में मानव विज्ञान के लिए एक अलग सेक्शन दिया। इसी तरह हम देखते हैं 1846 में ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ साइंस द्वारा मानव विज्ञान को मान्यता मिली और 1884 में एक अलग विभाग बना दिया गया। लंदन की मानव विज्ञान सोसाइटी 1863 में अस्तित्व में आई। 1871 में इसे और अन्य एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन को
ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के मानव विज्ञान संस्थान बनाने के साथ विलय कर दिया गया।